नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम ME 305 का सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। सेकंड यूनिट थर्मल पावर प्लांट्स पर बेस्ड है। एक थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसे जनरेटिंग प्लांट है जो कि कोयले के दहन से प्राप्त हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हम कह सकते हैं ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें से कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। और ये हीट एनर्जी मिल रही है कोल के कंबशन से, कोयले के दहन से हमको हीट एनर्जी प्राप्त हो रही है। ये थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो रैंकाइन साइकिल पर बेस्ड होते हैं, यानी इनका वर्किंग प्रिंसिपल रैंकाइन साइकिल पर बेस्ड है, जो कि हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। इसका अगर प्रिंसिपल की बात करें हाउ इट वर्क्स, तो सबसे पहले बॉयलर में पानी जो है गर्म होता है एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टीम। और ये बॉयलर में जो पानी गर्म होने के लिए ऊष्मा है ये मिलेगी कोयले के दहन से, या कोई भी फ्यूल हम ले सकते हैं थर्मल प्लांट्स में। ये ऑयल हो सकता है, ये नेचुरल गैस हो सकती हैं। ऑल्दो हम इनको अगले और कुछ प्लांट्स में अलग से डिस्कस करेंगे। और ये जो यूनिट है ये थर्मल पावर प्लांट मेनली कोल पर बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। तो कोयले का कंबशन होगा, कोयले का दहन होगा और उस दहन से प्राप्त जो ऊष्मा है उससे बॉयलर में जो पानी है वो गर्म होके भाप में परिवर्तित होता है। ये भाप जो है, ये स्टीम जो है, ये टरबाइन के ऊपर पास की जाती है, टरबाइन ब्लेड्स के ऊपर पास की जाती है, जिससे ये टरबाइन को मोशन देती है और टरबाइन जो है रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है बहुत ही उच्च RPM के ऊपर। ये टरबाइन को हम आगे जनरेटर से जोड़े रखते हैं, कपल किया हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ अ शाफ्ट। ये जनरेटर से जुड़े हुए होते हैं और इस टरबाइन में मोशन आने की वजह से जो शाफ्ट में गति होती है उससे जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप होता है और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ जनरेटर्स में जनरेट हुई है, उत्पादित हुई है, इसको थ्रू प्रॉपर ट्रांसमिशन लाइंस हम टावर्स के ऊपर भेज देते हैं। ये जो स्टीम कम्प्लीटली टरबाइन में एक्सपैंड हो जाती है उसके बाद में इसको कंडेंसर में भेजा जाता है, जहाँ पर ये फिर से कूल हो जाती है वापस और कंडेंसेट जो है स्टीम जो है वो कंडेंसेट में या सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको वापस से बॉयलर में भेज दिया जाता है। तो स्टीम फिर से वाटर में कन्वर्ट हुई और ये वाटर बॉयलर में भेज दिया। तो हमारे पास में मेनली देखा जाए एक बॉयलर है, एक टरबाइन है, कंडेंसर हैं और कुछ छोटी मोटी ऑक्सिलरीज हैं जो कि हम थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती हैं। तो एक थर्मल पावर प्लांट का लेआउट इस तरह का दिखता है। वैसे कई सारी छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं, बट इसमें मेजर कंपोनेंट्स या मेजर एलिमेंट्स इसके दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले दिख रहा है कोल स्टोरेज टैंक। कोल स्टोरेज टैंक दिखाई दे रहा है। देन कोल स्टोरेज टैंक से कोल जो है वो फर्नेस में आया, वहाँ से उसकी हीटिंग हुई। ये कंप्लीट फर्नेस, इसमें बॉयलर दिख रहा है। ये बॉयलर में वाटर जो है वो कोल के कंबशन से प्राप्त ऊष्मा से स्टीम में कन्वर्ट हुई और इस स्टीम को हमने आगे टरबाइन हाउस में भेजा, जहाँ पर टरबाइन और जनरेटर लगे हुए हैं। यहाँ जो बिजली का उत्पादन हुआ है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हुआ है, वो इलेक्ट्रिसिटी इन पावर ट्रांसमिशन टावर्स में भेज दी गई। अब यहाँ जब कोयले का, इस जगह पर कोयले का जब कंबशन होता है फर्नेस में, तो वहाँ पर कुछ ऐश कंटेंट, कोयला जलने के बाद में राख में परिवर्तित होता है। तो ये राख जो है, ये ऐश है, हॉट ऐश, ये ऐश सम्प में भेज दी जाती है, जिसको आगे डिस्पोज कर दिया जाता है। इधर ये स्टीम जब टरबाइन में पूरी एक्सपैंड हो जाती है, उसके बाद उसको यहाँ कंडेंसर में भेजा। इस कंडेंसर में वो कंडेंसेट में यानी कि वाटर में फिर से चेंज हो जाती है, जिसको इन पंप्स की हेल्प से और फीड वाटर प्रोसेसिंग प्लांट से होते हुए अगेन फीड वाटर के फॉर्म में बॉयलर में भेज दिया जाता है।
कुछ पानी की आपूर्ति या फीड वाटर की आपूर्ति इस वाटर पॉन्ड के द्वारा भी की जाती है। ये कंडेंसर में जो है एक कूलिंग टावर्स से आने वाला पानी जो है वो कंडेंसर में भेजा जाता है। तो ये एक साइकिल या एक सर्किट यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि कूलिंग वाटर को लगातार सर्कुलेट कर रहा है कंडेंसर में। कंडेंसर में आता है, कंडेंसर से कूलिंग टावर में जाएगा और कूलिंग टावर से अगेन कंडेंसर में। इस तरह से ये वाटर सर्कुलेट होता रहता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसके मेजर एलिमेंट्स की बात करें तो मेनली हम इनको 4 सर्किट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कंप्लीट पावर प्लांट को 4 बड़े सर्किट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है कोल एंड ऐश सर्किट। कोल एंड ऐश सर्किट में जैसे दिख रहा है कि ये कोल और ऐश सर्किट, ये कंप्लीट सर्किट जो है वो कोल एंड ऐश सर्किट हो गया। यहाँ पर समस्त कोल और ऐश के हैंडलिंग इक्विपमेंट्स आएंगे, यानी कोयला जो है फर्नेस में भेजे जाने से पहले उसको प्रिपेयर किया जाता है, तो उसको हैंडल करने के सारे इक्विपमेंट्स हैं। देन हॉट ऐश जो बाहर निकलती है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स होंगे वो सारे के सारे इस सर्किट में इंक्लूडेड होंगे। देन सेकंड आता है एयर एंड गैस सर्किट। एयर एंड गैस सर्किट ये दिखाई दे रहा है इस फिगर में। यहाँ पर ये एयर जो है ऑब्वियसली जब कंबशन करते हैं, दहन की प्रक्रिया में एयर की रिक्वायरमेंट होती है, फ्यूल के साथ साथ प्रॉपर एयर की रिक्वायरमेंट होती है। ये एयर आईडी और एफडी फैंस, आईडी मतलब इंड्यूस्ड ड्रॉट एंड फोर्स्ड ड्रॉट फैंस की हेल्प से ये एयर फर्नेस में जाती है और इसको प्री हीट किया जाता है फर्नेस में भेजने से पहले, सो दैट कंबशन जो है फास्ट रेट पर हो, प्रॉपर कंबशन हो। तो इसके लिए एग्जॉस्ट गैस की हेल्प से हम इसको प्री हीट करते हैं। तो ये हुआ एयर एंड गैस सर्किट। थर्ड सर्किट जो आता है वो है फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट। फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट में ये दिख रहा है यहाँ पर, ये कंप्लीट जो टरबाइन है, कंडेंसर है और ये फीड वाटर, ये कंप्लीट जो है ये कहलाएगा फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट। तो यहाँ से लेकर ये कंप्लीट फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट हो गया। इसमें पहले जो स्टीम है, जो कि बॉयलर में स्टीम जनरेट हुई थी, वाटर जो स्टीम में कन्वर्ट हुआ था, वो स्टीम प्राइम मूवर्स, यानी प्राइम मूवर मतलब टरबाइन में भेजी जाएगी जहाँ पावर का जनरेशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। फिर यहाँ से कंडेंसर है, सेकंड इक्विपमेंट इसका। कंडेंसर में ये कंडेंसिंग स्टीम जो टरबाइन में से निकल के आ रही है, इसको कंडेंस किया जाएगा और इस कंडेंसेट को वापस से बॉयलर में भेजा जाता है। इस कंडेंसेट को बॉयलर में भेजने से पहले इसको प्री हीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम फीड हीटर्स। और इसके लिए जो फीड हीटर्स में जो स्टीम के अलग अलग टरबाइन के अलग अलग पार्ट से जो स्टीम टैप ऑफ हो रही है उसी को यूटिलाइज़ करके और इस वाटर को प्री हीट किया जाता है एंड इसको प्योरीफाई किया जाता है फीड वाटर प्रोसेसिंग प्लांट में, और यहाँ से प्योरीफाइड कंडेंसेट जो है वो बॉयलर में चला जाता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट कहलाएगा फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट। और चौथा सर्किट है कूलिंग वाटर सर्किट, जिसमें ये कंप्लीट जो पहले भी दिखाया था, ये कंप्लीट सर्किट जो है वो कूलिंग वाटर सर्किट आ जाता है। यानी कि वाटर जो है कूलिंग टावर्स या पॉन्ड में कूलिंग टावर्स में कूल होता है, जिसको वापस कंडेंसर में भेजते हैं। कंडेंसर में स्टीम की जो हीट है वो इस वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, जिससे स्टीम कंडेंसेट में कन्वर्ट हो जाता है और इसी को वापस से कूलिंग टावर्स में भेजकर कूल कर लिया जाता है। तो ये एक साइकिल इसमें कूलिंग वाटर सर्किट चलता रहता है। तो ये एक काफ़ी बड़ा प्लांट होता है, काफ़ी छोटी बड़ी इसमें मशीनरीज इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं। तो इसका जो है इसको इंस्टॉल करने से पहले इसकी साइट या स्थान का चयन जो है वो काफ़ी सोच विचार कर इसका स्थान का चयन किया जाता है। तो कुछ ऐसे कारक हैं जो कि थर्मल पावर प्लांट की साइट को प्रभावित करते हैं, उसके स्थान के चयन को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से साइट सिलेक्शन के कारक हैं उनको पढ़ते हैं। तो साइट सिलेक्शन फॉर थर्मल पावर प्लांट, सबसे पहला आता है फ्यूल अवेलेबिलिटी। हमने देखा कि इसमें जो सबसे मेजर काफ़ी एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है दैट इज़ द कोल। कोल का कंबशन हो रहा है जिससे स्टीम का फॉर्मेशन हो रहा है।
तो ये कोयल की अवेलेबिलिटी या फ्यूल की अवेलेबिलिटी हमारा पहला कारक होगा जो कि साइट सिलेक्शन को प्रभावित करेगा। तो क्योंकि ऐसा देखा गया है कि तकरीबन अगर 400 मेगावाट का कोई प्लांट अगर बनाया जाता है तो उसको हर दिन 5000 से 6000 टन कोयला प्रतिदिन चाहिए होता है। 400 मेगावाट प्लांट के लिए 5000 से 6000 टन ऑफ कोयला इज़ रिक्वायर्ड पर डे। तो इतना कोयले को क्योंकि हमें चाहिए, तो हमारा पावर प्लांट ऐसी जगह पे स्थापित हो जहाँ से हमको फ्यूल इजीली अवेलेबल हो जाए। तो प्रारंभिक हमारी जो प्रायोरिटी रहती है वो यही है कि प्लांट शुड बी लोकेटेड नियर टू द कोल माइंस, और अगर इस तरह का पॉसिबल नहीं है तो हमारे पास में पूरी व्यवस्था होनी चाहिए कोयले के ट्रांसपोर्टेशन की, यानी रेल मार्ग और रोड, ये सब कुछ इजीली असेसेबल हो, इस तरह का हमारा साइट ऐसी जगह पर स्थापित हो। दूसरा आता है ऐश डिस्पोजल फैसिलिटी। जो भारत में जो कोयला है उसमें ऐश कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तकरीबन 45% ऐश कंटेंट है भारतीय कोयले में। तो इतनी बड़ी मात्रा के जो ऐश कंटेंट निकलता है, यानी ये देखा गया है कि तकरीबन 20 से 40% ऐश जो है वो डिस्पोज़ की जानी चाहिए, तकरीबन 1500 से 2000 टन प्रतिदिन। इतनी ज़्यादा ऐश को जो है डिस्पोज़ ऑफ किया जाना चाहिए, उसका निस्तारण होना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐश जो है कोरोसिव है नेचर में, इसके अलावा गर्म होती हैं, और इसके अलावा इससे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन होता है, कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इससे क्रिएट होती है। जो फ्लाई ऐश कंटेंट होते हैं, छोटा ऐश कंटेंट जो होता है वो एयर में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसलिए इस तरह की ऐश का डिस्पोज ऑफ या निस्तारण किया जाना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए हमें काफ़ी एक बड़ा एरिया चाहिए होता है भूमि का, जहाँ इसको ऐश को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तो देखा गया कि 400 मेगावाट के प्लांट को तकरीबन 10 हेक्टेयर का एरिया चाहिए प्रति वर्ष, ताकि उसको इजीली डिस्पोज किया जा सके। तो ये भी एक कारक है जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा वाइल एस्टैब्लिशिंग द थर्मल पावर प्लांट। तीसरा जो इसमें कारक आता है, फैक्टर आता है, दैट इज़ द स्पेस रिक्वायरमेंट। अभी हमने देखा ऊपर कई सारे सर्किट्स बन रहे थे छोटे बड़े, तो कई सारी छोटी मोटी मशीनरीज़ हैं उनके लिए, देन कोल को स्टोर करने के लिए, ऐश को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, फिर जो वहाँ वर्किंग स्टाफ है उनके रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, यानी उनकी स्टाफ कॉलोनी के लिए, मार्केट फैसिलिटीज़ के लिए, मशीनरीज़ के लिए, इन सब के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। और 3 से 5 एकड़ भूमि प्रति मेगावाट चाहिए होती है। तो एक बहुत बड़ा लैंड हमारे पास में अवेलेबल हो, खाली ज़मीन उतना हमारे मेगावाट कैपेसिटी के आधार पर अवेलेबल लैंड रहे। तो ये देखा गया कि तकरीबन 10% बिल्डिंग्स में जाता है एरिया स्पेस का, देन 33% इज़ रिक्वायर्ड फॉर कोल्ड स्टोरेज। कूलिंग टावर्स को 27% एरिया चाहिए होता है, स्विच यार्ड में 7% और 23% फॉर अदर पर्पज़। ये स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस हिसाब से जितना भी मेगावाट का प्लांट लगा रहे हैं उस अकॉर्डिंगली हमें एक बहुत बड़ा साइज़ ज़मीन का चाहिए होता है। देन चौथा फैक्टर है नेचर ऑफ लैंड। जो लैंड हम ले रहे हैं, क्योंकि इतनी मशीनरीज़, हैवी मशीनरीज़ यहाँ पर लगती है, टर्बाइंस वगैरह लगते हैं, तो उनके जो लैंड है उसमें बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, एंड इट शुड बी मिनिमम 10 बार। देन फिफ्थ पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पानी वहाँ मुख्यतः हमको चाहिए होगा, क्योंकि कंडेंसर में पानी की रिक्वायरमेंट होती है। देन ऐश के डिस्पोजल में भी उसको, क्योंकि वो हॉट होती है, उसको ठंडा करने के लिए वाटर होना चाहिए। देन बॉयलर में ऑफ कोर्स स्टीम जनरेशन के लिए बॉयलर में वाटर की रिक्वायरमेंट है, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे कई जगह पर यहाँ थर्मल पावर प्लांट में वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, और वाटर जो है वो प्योर फॉर्म में होना चाहिए ताकि मशीनरीज़ में किसी भी तरह का स्केल फॉर्मेशन ना हो। देन सिक्स्थ पॉइंट इज़ द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। कि कई बार, जैसा कि फर्स्ट फैक्टर में हमने कहा कि अगर प्लांट को कोल माइंस के पास में अगर लगाना पॉसिबल नहीं हो तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हमको अच्छी चाहिए होगी। देन लेबर के लिए, मशीनरी के लिए, मैन पावर के लिए, इस तरह से कई सारी अच्छी हमको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ चाहिए। देन सेवन्थ पॉइंट इज़ दी अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर्स।
हमको स्किल्ड और सस्ते लेबर्स वहाँ आसपास पे मिल जाए, इस तरह से हमारी साइट सिलेक्टेड होनी चाहिए। देन डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटेड एरियाज़, क्योंकि ऐश का डिस्पोजल हो रहा है और कई सारे और एग्जॉस्ट गैसेस हैं जो कि हार्मफुल रहती हैं, तो इसलिए इट शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम दी पॉपुलेटेड एरिया। एंड लास्ट इज़ द साइज़ ऑफ द प्लांट। ये देखा गया है कि अगर आपका प्लांट साइज़ लार्ज है तो उसको कोल माइंस के निकटतम स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए, सो दैट कि अगर ट्रांसपोर्टेशन कई बार क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है, इन दैट केस कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है उस वर्किंग के ऊपर, तो लार्ज प्लांट्स को जो है पिट हेड या कोल माइंस के निकटतम लगाया जाना चाहिए। जबकि अगर प्लांट स्मॉल साइज़ के हैं तो उनको लोड सेंटर के निकट लगाया जा सकता है, क्योंकि इन दैट केस लार्ज प्लांट में अगर ट्रांसमिशन जब हम करते हैं अवे फ्रॉम द ग्रिड हमने लगाया है, कोल माइंस के नज़दीक रख के हमने उसको लोड सेंटर से अगर दूर रखा है, तो ट्रांसमिशन पे लगने वाला जो खर्चा है वो एज़ कंपेयर टू दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल या फ्यूल के ट्रांसपोर्टेशन के कंपैरिजन में वो अल्टीमेटली कम रहता है। तो इसलिए लार्ज साइज प्लांट्स कैन बी लोकेटेड नियर द पिट हेड और द कोल माइंस। So these are the factors which will be responsible for selecting the site for a thermal power plant. Thank you.